फिल्म की शुरुआत बेथ नाम की एक युवा लड़की से होती है जो अकेले हाइकिंग पर निकलती है। वह प्रकृति के शांत माहौल का आनंद ले रही होती है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। अचानक रास्ते में एक सांप उसे काट लेता है। बेथ इस हमले से बच नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। जब बेथ की मौत की खबर उसके बॉयफ्रेंड जैक तक पहुंचती है तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। जैक बेथ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए यह मानना बेहद मुश्किल होता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। दिन बीतते जाते हैं लेकिन जैक बेथ को भूल नहीं पाता। वह हर समय उसकी यादों में खोया रहता है और किसी न किसी तरह उसके करीब महसूस करना चाहता है। इसी उम्मीद में जैक बेथ के माता पिता मोरी और जिनी से मिलने उनके घर जाता है। वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उनके घर की हाउसकीपर पेरलाइन अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल रही होती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि वह अचानक घर क्यों छोड़ रही है, लेकिन पेरलाइन उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है और बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। पेरलाइन के जाने के बाद मोरी भी काफ़ी परेशान नजर आता है। माहौल को सामान्य करने के लिए जैक और मोरी साथ बैठकर शतरंज खेलने लगते हैं, लेकिन जैक का ध्यान खेल में बिल्कुल नहीं होता। उसके दिमाग में लगातार बेथ की यादें घूम रही होती हैं। आखिरकार शतरंज खत्म होती है और जैक वापस जाने लगता है। जाने से पहले जिनी उसे बेथ का एक स्कार्फ देती है। ये स्कार्फ जैक के लिए बेहद खास होता है क्योंकि यह बेथ की याद से जुड़ा होता है। जैक उसे गर्मी के मौसम में भी हर जगह पहनकर घूमता रहता है। उसके माता पिता को लगता है कि वह बेथ की याद में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, लेकिन जैक अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ समय बाद जैक दोबारा बेथ के घर पहुंचता है। इस बार घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। वह दरवाज़ा खटखटाता है और बार बार मोरी और जिनी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। जैक को शक होता है कि घर के अंदर कुछ छिपाया जा रहा है। वह खिड़की के पास जाता है और अंदर झांकता है। अगले ही पल उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर बेथ खड़ी होती है। बेथ जिंदा होती है। जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस लड़की की मौत की खबर उसे मिली थी वही लड़की उसके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ी होती है। पहले तो जैक को लगता है कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन फिर वह समझता है कि वह सच में बेथ को देख रहा है। राहत महसूस करने के बजाय जैक को गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि बेथ के माता पिता ने उससे झूठ बोला और उसकी मौत का नाटक किया। तभी उसका भाई काइल वहां पहुंचता है। काइल एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। जैक उसे तुरंत बताता है कि बेथ जिंदा है। काइल मोरी से बात करता है और पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। मोरी बेहद शांत होकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह काइल से कहता है कि उन्हें घर की तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि मोरी और जिनी निश्चित रूप से कुछ छिपा रहे हैं। काइल को लगता है कि जैक अभी भी बेथ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया है। उसके हिसाब से जैक बेथ को इतना याद कर रहा है कि अब उसे हर जगह बेथ नजर आने लगी है। लेकिन जैक अपने होश में होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसने बेथ को देखा है। उस रात जैक चुपके से बेथ के घर में घुस जाता है। अंदर जाते ही मोरी उसे पकड़ लेता है और तुरंत बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जैक जाने से मना कर देता है। वह बेथ का नाम पुकारता हुआ घर के अंदर आगे बढ़ता है। उधर जिनी जल्दी से बेथ को एक अलमारी में छिपाने की कोशिश करती है। ये देखकर जैक का शक और भी बढ़ जाता है। वह मोरी से पूछता है कि आखिर बेथ को इस तरह क्यों छिपाया जा रहा है। जैक के लिए यह सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है कि अगर बेथ सच में जिंदा है तो उसके अपने माता पिता उसे दुनिया से क्यों छिपा रहे हैं। जैक बार बार मोरी से सच बताने के लिए कहता है, लेकिन मोरी चुप रहता है। आखिरकार जैक गुस्से और उलझन में वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वह अपने माता पिता को बताता है कि बेथ जिंदा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन जैक फिर बेथ के घर पहुंचता है। इस बार वह किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहता है। आखिरकार मोरी कुछ बात बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि जिस दिन जैक उनके घर पर शतरंज खेल कर गया था उसके कुछ समय बाद बेथ अचानक घर के दरवाजे से अंदर आई थी। वह बिल्कुल जिंदा थी। मोरी खुद भी नहीं समझ पाया कि वह वापस कैसे आए। जैक फिर भी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि मोरी और जिनी उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। वह उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई तो वह पुलिस के पास चला जाएगा। तभी जिनी वहां आती है और जैक से कहती है कि उन्हें अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनकी बेटी वापस उनके पास है। लेकिन जैक कहता है कि यह सामान्य नहीं है, कुछ न कुछ ज़रूर गलत है। तभी बेथ वहां आ जाती है। वह जैक को अपने साथ अंदर ले जाती है ताकि दोनों अकेले में बात कर सकें। बेथ उससे पूछती है कि वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। जैक सीधे जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि क्या उसे पिछली हाइकिंग ट्रिप याद है। बेथ कहती है कि उसे उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये बात जैक को और परेशान कर देती है।
फिर भी बेथ को अपने सामने जिंदा देखकर जैक के अंदर खुशी भी होती है। वह बेथ को दोबारा खोना नहीं चाहता। वह मोरी से पूछता है कि क्या वह बेथ को अपने साथ हाइकिंग पर ले जा सकता है, लेकिन मोरी तुरंत मना कर देता है। वह खास तौर पर कहता है कि बेथ को दिन के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। जैक को ये बात बहुत अजीब लगती है। दिन भर जैक एक और चीज़ नोटिस करता है। मोरी और जिनी लगातार जैक और बेथ के साथ बिताए हर पल की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, जैसे वे हर पल का रिकॉर्ड रखना चाहते हों। बाद में रात को जैक और बेथ स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं और कुछ समय के लिए माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। तभी जैक की नज़र बेथ के पैर पर पड़ती है। उसके पैर पर ठीक उसी जगह एक निशान होता है जहां सांप ने उसे काटा था। अब जैक को यकीन हो जाता है कि बेथ के साथ सांप वाला हादसा सच में हुआ था। उसकी मौत भी सच थी। सवाल सिर्फ इतना था कि वह वापस कैसे आए। अगले दिन जैक जब बेथ से मिलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके घर पर एक स्थानीय डाकिया आता है। जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक वह आदमी कई साल पहले ही मर चुका था। और भी अजीब बात यह होती है कि डाकिया सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा होता। वह ठीक से बोल नहीं पा रहा होता और अपनी गाड़ी भी मुश्किल से चला पा रहा होता है। अब जैक को समझ आने लगता है कि यह सिर्फ बेथ के साथ हुई कोई एक रहस्यमयी घटना नहीं है। जैक फिर मोरी के पास जाता है और कहता है कि अब बेथ को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन मोरी कहता है कि अगर बेथ को उसकी मौत के बारे में बताया गया तो वह डर जाएगी और पूरी तरह टूट जाएगी। इसके बाद बेथ वहां आती है और जैक के साथ समय बिताना चाहती है। जैक फिर हाइकिंग पर जाने की बात करता है। मोरी पहले मना करता है, लेकिन जैक वादा करता है कि वह बेथ का पूरा ख्याल रखेगा। आखिरकार मोरी उसे जाने देता है। जैक और बेथ हाइकिंग पर जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ पुराने दिनों जैसा लगता है। दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लेकिन जब वे वापस लौटते हैं तो बेथ के चेहरे पर अजीब निशान दिखाई देने लगते हैं। मोरी उन निशानों को देखते ही भड़क जाता है। जैक समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये सिर्फ सनबर्न है, लेकिन मोरी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। उस रात जैक बेथ को चुपचाप एक सरप्राइज देने के लिए समुद्र किनारे ले जाता है। वह अपना गिटार निकालकर उसके लिए बजाने लगता है, लेकिन अचानक बेथ का व्यवहार बदल जाता है। वह बेचैन होने लगती है और आसपास की चीजें तोड़ने लगती है। कुछ चिंगारियों से पास में छोटी आग भी लग जाती है। जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे कार में बैठाता है, लेकिन बेथ फिर से बेकाबू हो जाती है और कार की खिड़की तोड़ देती है। अब जैक समझ जाता है कि बेथ के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। वह उसे वापस घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद भी बेथ अजीब व्यवहार करती रहती है। जैक ये कहकर बाहर निकल जाता है कि वह कार में कुछ भूल आया है। कार के पास अकेले खड़े होकर जैक एक बेहद मुश्किल फैसला करता है। अब वह बेथ से सच्चाई छिपाकर नहीं रख सकता। अगले दिन जैक बेथ को कब्रिस्तान ले जाता है। वहां वह उसे उसकी अपनी कब्र दिखाता है और बताता है कि उसकी मौत हो चुकी थी। जैक उसे समझाता है कि वह हाइकिंग के दौरान मर गई थी और फिर किसी रहस्यमयी तरीके से वापस लौट आए। बेथ अपनी ही कब्र देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह जिंदा कैसे है। कुछ ही पलों में उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वह जैक को जोर से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। जैक उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। जब वह घर वापस आता है तो एक और अविश्वसनीय घटना उसका इंतजार कर रही होती है। उसका दादा, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, अचानक वापस आ चुका होता है। काइल उसे देखते ही बंदूक निकाल लेता है। वह इस बात से डरा हुआ होता है कि कहीं यह व्यक्ति अब पहले जैसा इंसान न रहा हो। लेकिन उनके माता पिता बीच में आकर काइल को रोकते हैं। वे खुद भी समझ नहीं पा रहे होते कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी पता चलता है कि उनका मकान मालिक भी वापस आ चुका है, जबकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। अब जैक को यकीन हो जाता है कि बेथ की वापसी किसी बड़ी घटना का हिस्सा है। जैक अपने परिवार से कहता है कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए। वह मोरी को फ़ोन करके बताता है कि उसके दादा और मकान मालिक दोनों वापस आ चुके हैं। कुछ समय बाद मोरी जैक के घर पहुंचता है। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके में ऐसी ही अजीब घटनाएं हो रही हों। मोरी जैक से कहता है कि जब वे बेथ से बात करें तो उसे बताना होगा कि वह कभी मरी ही नहीं थी। वह चाहता है कि बेथ को सच्चाई न पता चले, लेकिन जैक ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि पेरलाइन इस पूरे मामले के बारे में कुछ जानती है। जैक मोरी से पेरलाइन का पता बताने के लिए कहता है। काफ़ी बहस के बाद मोरी आखिरकार उसे पता बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच बेथ का व्यवहार फिर बदल जाता है। वह अचानक अपना नियंत्रण खो देती है और उसकी वजह से पास मौजूद एक आदमी की मौत हो जाती है। अफरा तफरी के बीच जैक पेरलाइन का पता लेकर वहां से निकल जाता है। बेथ भी उसकी कार में बैठ जाती है। जैक उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह उसे भी साथ ले जाता है।
पेरलाइन के घर पहुंचकर जैक बेथ से कार में रहने के लिए कहता है और खुद अंदर जाकर उसे खोजता है, लेकिन पेरलाइन वहां नहीं होती। जैक वापस बाहर आता है और तभी मोरी वहां पहुंच जाता है। वह बेथ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। जैक उसे रोकता है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। बहस हाथापाई में बदल जाती है और मोरी जैक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह बेथ को लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जैक को होश आता है। उसके पास एक अनजान व्यक्ति खड़ा होता है जिसका व्यवहार बेहद अजीब होता है। जैक डरकर तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से भाग जाता है। वह घर पहुंचकर अपने परिवार को खोजता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अब वह सीधे बेथ के घर जाता है। रास्ते में उसे पूरा शहर बदला हुआ दिखाई देता है। सड़कों पर बहुत से ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जो सामान्य इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे होते। अब जैक को समझ आने लगता है कि यह घटना बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है। जब जैक बेथ के घर पहुंचता है तो वहां उसे बेथ और जिनी दिखाई देती हैं। बेथ को एक माइक्रोवेव से बांध कर रखा गया होता है ताकि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। जिनी रोते हुए जैक को बताती है कि बेथ की वजह से मोरी की मौत हो गई है। जैक ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह जिनी से कहता है कि अब उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। इसके बाद जैक खुद बेथ के साथ रहने का फैसला करता है। बेथ शुरुआत में जैक को देखकर आक्रामक हो जाती है, लेकिन जैक उसके साथ शांत रहता है। वह उसे पुराने दिनों की याद दिलाता है। वह उन हाइकिंग ट्रिप्स की बातें करता है जो दोनों साथ किया करते थे और उसे याद दिलाता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। धीरे धीरे बेथ शांत होने लगती है। जैक को लगता है कि शायद बेथ की पुरानी यादें अभी भी उसके अंदर कहीं मौजूद हैं। वह बेथ को लेकर उसी हाइकिंग ट्रेल पर जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। तभी काइल वहां पहुंच जाता है। बेथ को देखते ही काइल अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जैक तुरंत उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। जैक काइल से पूछता है कि उनके माता पिता सुरक्षित हैं या नहीं। काइल उसे बताता है कि दोनों सुरक्षित हैं। इसके बाद काइल जैक को अपनी बंदूक दे देता है और कहता है कि अगर कभी ऐसा समय आया जब उसे कोई बेहद मुश्किल फैसला लेना पड़े तो वह खुद समझ जाएगा कि क्या करना है। जैक बेथ के साथ आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वे एक शांत और ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं जहां से नीचे पूरी घाटी दिखाई देती है। जैक बेथ को देखता है और उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। वह ये भी जानता है कि बेथ अब पहले जैसी नहीं रही और उसका बदलता हुआ व्यवहार उसे और आसपास के लोगों को खतरे में डाल सकता है। जैक के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला होता है। वह भारी दिल से बेथ के सफ़र को ख़त्म करने का फैसला करता है। बेथ अभी भी माइक्रोवेव से बंधी होती है और जैक उसे घाटी के किनारे ले जाता है। आखिरकार वह बेथ को घाटी में गिरा देता है। कुछ समय बाद जैक अपने परिवार से दोबारा मिलता है। अपने परिवार को जिंदा देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। समय बीतने के साथ हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगते हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। एक दिन जैक मोरी की कब्र पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त एरिका से होती है। एरिका भी इसी रहस्यमयी घटना की वजह से अपने दादा को खो चुकी होती है। दोनों इस अजीब घटना के बारे में बात करते हैं और अब ये साफ हो जाता है कि बेथ के साथ जो हुआ था वह सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था। कई मृत लोग किसी रहस्यमयी कारण से वापस लौटे थे और धीरे धीरे अपनी इंसानी पहचान और खुद पर नियंत्रण खोते जा रहे थे। यही फिल्म खत्म हो जाती है। हालांकि फिल्म के अंत के बाद एक लोकप्रिय थ्योरी सामने आती है कि पेरलाइन ने इन घटनाओं को शुरू नहीं किया था। उसने किसी को वापस जिंदा नहीं किया था और न ही वह इस रहस्य की असली वजह थी, बल्कि वह उन कुछ लोगों में से थी जिन्हें पहले से पता था कि वापस लौटने वाले लोगों के साथ क्या होने वाला है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।